हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में हम लोग 12 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स को, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। 3, 4, 5 सवाल भी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है किसी एक शिफ्ट में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अनुसार ही आगे आने वाले हर पेपर में एग्जाम आते रहते हैं। ये आपको मालूम है और मुझे भी मालूम है। तो ये हमारा सेट नंबर 10 होगा अगर हम बात करें मैथ्स के सोल्यूशन का। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी और मैं सीजीए अकाउंटेंट हूँ, दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। मैंने सीजीएल 2 बार क्रैक किया है, तो मुझे मालूम है कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हम लोग शुरुआत करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीधे। यहाँ से आपका सवाल शुरू होता है मैथ्स का। आप देख सकते हैं पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। एक व्यक्ति जो है ना 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर और 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर अगर नाव चला सकता है तो धारा की चाल आपको निकालनी है। अगर 11 घंटे में धारा की दिशा का मतलब होता है कि x प्लस वाई, धारा की दिशा में हम लोग धारा की चाल को ऐड कर लेते हैं, यानी स्पीड कितनी हो जाएगी तो आप बोलेंगे 11 से डिवाइड किया हमने तो 8 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम x माइनस वाई की बात करेंगे तो आप बोलेंगे 12 से डिवाइड कर देने की 6 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको निकालना है धारा की चाल यानी कि स्ट्रीम की चाल, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ते हैं ना आप, तो स्ट्रीम की चाल क्या हो जाएगी, जो वाई की स्पीड होगी, जो वाई की स्पीड होगी बोलेंगे वही ना, यानी कि 6 माइनस 8, उल्टा बोल दिया हमने, 8 माइनस 6, क्योंकि अगर हमको छोटी वाली वैल्यू निकालनी होती है तो दोनों को अंतर करके हम 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा आपका, वाई की स्पीड हो जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। ये पहला सवाल, आसान सवाल से हम लोगों ने शुरुआत किया है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। नंबर 2 बोलता है आपसे कि अगर 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3 है। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए। अगर पहले से 60 लीटर इसमें था मिश्रण, तो मैं कह सकता हूं कि 3 और 2 5 से डिवाइड करो, यानी कि 12 दूना 24 कितना है, दूध, और 36 क्या है, पानी। आपसे कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए। 1:2 होना चाहिए और आपको सिर्फ पानी को मिलाना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 का गुना 2 यानी कि 48। 48 लाने के लिए 36 में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 12 लीटर पानी। और यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है। दूसरा भी आपको आसान सवाल ही देखने को मिला है। नंबर 3 पे चलते हैं। आपसे पूछा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। इसके लिए हम कुछ नहीं कहते, हम क्या कहते हैं कि फोर्थ को आप मान लीजिए कि वो x के बराबर है। अब कुछ नहीं करना होता है, इन सबको आप समानुपात में रख दीजिए। कोई फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मूला याद करेंगे कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। ठीक है, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 3 से काट लो आप 30 बार में, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे 120। फिर से आसान सवाल, आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे चलते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। ठीक है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है आपसे कह रहा है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है आपसे कह रहा है। ठीक है, तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। 4340 अगर मैं कहूं जीतने वाले व्यक्ति को मिला है 64%, तो मैं कह सकता हूं कि हारने वाले को मिला होगा 36%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 28%। और इसका वैल्यू है कितना, 4340। आपको निकालना है 100 की वैल्यू, मतलब मैं क्या करूंगा, 4340 बटा 28 इंटू 100%। बोलिए ना, सॉल्व करिए, आंसर निकाल लीजिए। 14 गुना 2 28, 14 तिया 42, 10। फिर आप काटेंगे तो कट जाएगा 155 से, यानी कि 15500। दिस इज द एक्चुअल वोट जो कि उसमें डाले गए थे। ठीक है, यह मानते हुए कि सारे डाले गए वोट क्या वैलिड है, इसका मतलब जो आंसर आपका आ गया उसमें कोई इनवैलिड नहीं है, सारे के सारे आपके वैलिड वोट आ चुके हैं। नंबर 5 पे आते हैं।
महत्तम समापवर्तक फ्रैक्शन का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले का निकालते हैं HCF और नीचे वाले का निकालते हैं LCM। HCF ऑफ न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर्स का आप HCF निकालो और LCM ऑफ निकालोगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, आओ जरा सॉल्व कर ले। अगर हम बोले आपसे कि 2, 4 और 8 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2 होगा, बिल्कुल होगा। और नीचे वाले का चेक करो, 5, 15 और 35 का LCM निकाल लो आप। एलसी 5, 15 और 35 का LCM निकालोगे तो निकाल लेते हैं जरा। 5 से काट लो, 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, 15 गुना 7 यानी कि 105। जो LCM आएगा वो नीचे लिखो, यानी कि यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। जब भी किसी फ्रैक्शन का HCF निकालना होता है ना, तो ऊपर वाले का यानी कि न्यूमरेटर का आप निकाल दो HCF और नीचे वाले का यानी कि हर का आप निकाल दो LCM। ठीक वैसे अगर आपको फ्रैक्शन का LCM निकालना होगा, आप इसको लिख लो। अगर आपको फ्रैक्शन का LCM निकालना होगा तो कैसे करेंगे, उल्टा कर लेंगे। LCM ऑफ न्यूमरेटर, LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर। उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा बहुत जल्दी। इन दोनों का याद करिए, सवाल आते रहते हैं हमेशा पेपर में। नंबर 6 पे आते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य जब क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, अगर क्रय मूल्य तुम्हारा मान लिया हमने 100 के बराबर है, तो MP कितना हो जाएगा 125। 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। 10% लाभ का ये मतलब होगा, अगर CP तुम्हारा 100 है तो 10% लाभ यानी कि हमको 110 में सेल करना है। तो आपसे कह रहा है कि MP में कितने परसेंट का डिस्काउंट दे जाके 110 बन जाए, तो आप कह रहे हो कि 15 का डिस्काउंट देना पड़ेगा तब तो 110 बनेगा। आउट ऑफ 125 इंटू 100%, ये कुछ और नहीं बल्कि डिस्काउंट परसेंट है। आप सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। आप देखेंगे ये 5 से ये कट जाएगा, 20 से ये कट जाएगा, 5 गुना 3, हमसे गलती हो गया, हमसे मिस्टेक हो गया। ये 20 नहीं बल्कि किससे कटेगा, ये कटेगा 25, 25 125, 25 चौका 100, यानी कि 4×3 12% क्या है डिस्काउंट, जिससे कि आपका सेलिंग प्राइस 110 बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अभी तक सारे सवाल आसान ही मिले हमको। ए 5 डिजिट नंबर जो कि हमारा 32054, ये डिविजिबल है आपका 11 से, बिल्कुल ठीक है। इफ द डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बिल्कुल ठीक, देन द न्यू नंबर विच इज फॉर्म्ड विल। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आपसे कह रहा है कि अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस नंबर को फिर से रीअरेंज कर दें तो जो नंबर बनेगा वो नंबर किससे कटेगा, किससे डिविजिबल होगा, आपसे वो कह रहा है। तो ये बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि नंबर किससे कट रहा है, कोई फायदा ही नहीं है। हमको तो इसको पहले रीअरेंज करना है, तो आप बोलेंगे पहले बन जाएगा 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अगर अंतिम डिजिट 5 हो या 0 हो तो हम बोलते हैं कि वो संख्या 5 से कट जाती है। ये संख्या चूंकि ऑड नंबर है तो 2 से कटेगा नहीं। इस संख्या का सम अगर आप देखेंगे 5, 4, 9, 3, 12 तो 14, 14 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 3 से कटेगा नहीं, और 11 से भी नहीं कटेगा। आप देखेंगे 5 इज द ओनली नंबर जिससे कि आप इस संख्या को काट सकते हैं। फिर से आपके सामने एक आसान सवाल ही आ चुका है। नंबर 8 पे आते हैं कि आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। आपने बोला कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई की 3 गुनी है, L इज इक्वल टू 3 इंटू बी। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, मतलब से कह रहा है कि L-7, ठीक है, और उसके चौड़ाई में जो है ना वो 7 सेंटीमीटर की वृद्धि करी जाए, आपसे कह रहा है, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि उसके चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल जो है ना 11 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है। ठीक है भाई, यानी ये जो क्षेत्रफल L इंटू बी हमने नया वाला किया है, और पुराना वाला L इंटू बी कितना हो जाएगा बताओ। पुराना वाला जो L इंटू बी है वो सिंपल L इंटू बी है ना, तो सिंपल L और B माना था हमने। ये तो एक्स्ट्रा हमको इक्वेशन दे रखा है भाई कि L की जो वैल्यू है वो B के 3 गुना है, B के 3 गुना है, लेकिन माना हमने सिर्फ L और B ही था, यानी कि L इंटू बी प्लस 21 सेंटीमीटर, और पुराने वाले क्षेत्रफल से 21 सेंटीमीटर ज्यादा बढ़ जाता है। तो पहले आयत की लंबाई आपको ज्ञात करना है, बिल्कुल ठीक, निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, सिर्फ एक इक्वेशन का यूज करेंगे कि L की वैल्यू 3B के बराबर है, मतलब जहां जहां आपको L देखना है वहां आप 3B पटक दीजिए। ठीक है, यानी अगर मैं L के बदले 3B लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि 3 इंटू बी स्क्वायर प्लस 21। ठीक, वैसे इधर आ जाओ, ये L के बदले हम लिखेंगे 3 इंटू बी, तो कितना हो जाएगा 3B-7, मल्टीप्लाई करो 3B स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 21B
माइनस कर देंगे 7b और माइनस करेंगे 49। क्लियर है क्या? 3b² से 3b² कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 21 और माइनस 7 यानी कि 14b इज इक्वल टू, इधर ले जाओ तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 यानी कि 70। तो b की वैल्यू आ चुकी है 5 के बराबर। ठीक है, और इस इक्वेशन के अनुसार मैं कह सकता हूँ कि जो l की वैल्यू है वो 3 टाइम्स l b के बराबर यानी कि 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा लंबाई की वैल्यू। ये आपका पहला सवाल थोड़ा सा बढ़िया आपको देखने को मिला इस शिफ्ट में। नंबर 9 पे आते हैं। एक धनराशि है जो P उधार ली गई है, ये आपका मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट आप इसको मान सकते हैं कि धनराशि जो है P उधार ली गई है। ठीक है, और 2 समान वार्षिक किस्त में वापस भुगतान की गई है, जिसमें से प्रत्येक की धनराशि 35,280 रुपया है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो ब्याज का संयोजन अगर वार्षिक रूप से होता है तो P का मान ज्ञात करें। बिल्कुल, ये आपका बढ़िया सवाल दूसरी बार आ चुका है। ये एक इंस्टॉलमेंट का सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का सवाल है ये। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और चूंकि 2 वर्ष की कहानी कही गई है, क्योंकि 2 समान वार्षिक किस्त में अगर लौटाया गया है, 2 समान वार्षिक किस्त में लौटाया गया है और दोनों किस्त की वैल्यू है कितनी 35,280। पता है शॉर्टकट तरीका क्या है इसका? 35,280 रुपये अगर हम बात करेंगे तो जो वैल्यू आएगी ना, अगर ये 2 किस्त है तो एक जो किस्त रहा होगा उस पर सिर्फ 1 वर्ष का ब्याज लगा होगा और जो पहला वाला किस्त होगा उस पर 2 वर्ष का ब्याज लगा होगा। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज का मतलब 5% एक्स्ट्रा। यानी मैं कह सकता हूँ जो वैल्यू है ना, ये एक बार 105 गुणा 105 इंटू 100 एक बार ये प्रिंसिपल अमाउंट को देगा, प्लस ये 35,280 जो है ना, दूसरे बार में सिर्फ एक बार इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 105 को सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यही तुम्हारा एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट देगा। आओ जरा सॉल्व करते हैं, बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, बाकी आप रेशियो इश्यू करोगे बहुत लंबा चौड़ा बनेगा, ये बेस्ट तरीका है मुझे हिसाब से। ये देखें कटा कितने से 21 से, ये कट जाएगा 21 से और ये कट जाएगा 20 गुणा 20 यानी कि 400। ठीक है, इससे काटो 21 टाइम से, 21 एकम 21। ठीक है, या फिर हम 21 से कट जाएगा ना, पहले हम इधर काट के देखते हैं। ठीक है ना, ये 21 ये कट जाएगा आपका 20, ये देखेंगे 7 3 बार में, 7 पचे 35 040, 3 से काट के देखते हैं तो बन जाएगा आपका 1680। ठीक है ना, यानी कि पूरा पूरा 21 अगर हम काटें तो पूरा वैल्यू कितना आ रहा है 1680। ठीक है, फिर काट लो 7 से, 7 गुणा 3 ये कट जाएगा 7 दूना 14 7 चौका 28 और ये 0, 3 से अगर मैं काटूं तो कट जाएगा 80 बार में। यानी हम बोल सकते हैं कि जो वैल्यू आने वाला है 8 चौका 32,000 और प्लस ये कितना आ जाएगा बताओ 1600 गुणा 20 यानी कि 32,000 और 80 गुणा 20 यानी कि कितना 1600 और यानी कि 33,600। ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे 32 और 33 यानी कि 65,600 रुपया। इतना आपने प्रिंसिपल अमाउंट उधार लिया था। ठीक है, क्या हमने सिंपल लॉजिक लगाया है? हमने ये लॉजिक लगाया है कि जब दो अगर अलग अलग हम किस्त को चुका रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि एक किस्त पे 1 साल का ब्याज लगेगा, उसके पहले वाले किस्त पे 2 वर्ष का ब्याज लगेगा। जैसे अगर आप लोन लेते हैं ना, लोन लिया आपने तो अब जो किस्त आप पहले बार चुकाएंगे उस किस्त में जो इंटरेस्ट लगेगा, मान लो आपको 3 किस्त में चुकाना है। ठीक है, तो पहले वाले पे सिर्फ 1 वर्ष का इंटरेस्ट लगेगा, सेकंड वाले पे 2 वर्ष का इंटरेस्ट लगेगा, थर्ड वाले पे 3 वर्ष का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक वैसे ही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 10 पे आते हैं। कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 डेज में कर सकते हैं। कपिल और प्रकाश मिलकर किसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। फिर हम बोलेंगे ये प्रकाश है, प्रकाश और पीहू मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है कपिल और पीहू के बारे में मिलकर इसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। तुम्हारा एक्चुअल टाइम दे रखा है, तो तीनों मिलकर कितने वक्त में करेंगे? बहुत ही आसान सवाल। ठीक है, इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 180 के बराबर। अगर हम बोलें इफिशियंसी के बारे में तो आप बोलेंगे ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 3। अगर हमको कपिल प्लस प्रकाश प्लस पीहू इन तीनों की इफिशियंसी निकालनी हो सम,
तो हम कह सकते हैं इन तीनों को जोड़ के हाफ कर दो, 6 4 10 का आधा यानी कि 5। अगर हमको टाइम निकालना है तीनों को मिलाकर तो 180/5 यानी कि 36 दिन इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 11 पे आते हैं। पहली 6 सम संख्याओं का जो औसत होता है वो कितना होता है? तो अगर आप देखेंगे लॉजिक क्या होता है, पहला सम संख्या कितना है 2, दूसरा सम संख्या क्या है 4, तो इन दोनों का सम एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि पहले जो दो संख्याओं का जो औसत होता है ना वो 2 + 1 यानी कि 3 के बराबर होता है। अगर आपसे पूछे कि पहले 3 संख्याओं का औसत निकालिए, पहले 3 सम संख्याओं का औसत, तो 3 + 1 यानी कि 4। पहले 4 सम संख्याओं का औसत 4 + 1 यानी कि 5। ठीक वैसे ही पहले 6 सम संख्याओं का औसत 6 + 1 यानी कि 7 इस सवाल का आंसर होगा। ये तरीका है सोचने का। अगर ये 6 आसान है, आप बोलोगे सर हम तो शॉर्टकट कर सकते हैं फटाफट, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12/2, सॉरी 12/6 कर सकते हैं, फटाफट निकाल सकते हैं। तो ये तब ना जब ये सिर्फ 6 संख्याओं का एवरेज आपसे पूछ रहा है। अगर ये 6 के बदले पूछता कि 26, फिर तो आपकी हालत खराब हो जाती कि पहले 26 सम संख्याओं का औसत निकालिए, फिर तो हालत खराब हो जाती। कितना जोड़ते और कितना डिवाइड करते आप? यानी इसका लॉजिक क्या होता है कि पहले जो भी सम संख्या का औसत पूछे उसमें +1 करके उसका आंसर लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लॉजिक है। 12 पे आते हैं कि 30 आदमी जो है ना 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। यदि 10 आदमी यह काम छोड़कर चले जाते हैं ना तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे? ठीक है, ठीक है। 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काट सकते हैं। ओके जी, 10 आदमी काम छोड़ के चले गए, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 20 आदमी का काम अभी बाकी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला क्या लगता है? M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। क्लियर है ना? इसको अप्लाई करते हैं हम लोग। M डिनोट करता है मेन को, D फॉर डे, H फॉर आवर और W फॉर वर्क। होता है भाई? ठीक है। तो आपने बोला कि 10 आदमी अगर काम छोड़ के चले जाते हैं, इसका मतलब 20 आदमी का काम तो बाकी है। 20 आदमी का काम तो बाकी है, यानी मैं कह सकता हूं कि 20 आदमी 10 घंटे में 50, सॉरी, पेड़ तो काम हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50 का मतलब हो गया 50 नीचे। आपसे कह रहा है कि कितने, कुछ लॉजिक गड़बड़ हो गया क्या? 10 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे? अच्छा, हमसे मिस्टेक हो गया, हमसे मिस्टेक हो गया। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटेंगे। अगर 10 में चले गए यानी कि अब आदमी संख्या बच गई सिर्फ 20, 15 घंटे में कितना काटेंगे? यानी कि नीचे x लगा दो आप, नीचे x लगा दो। ठीक है भाई, ओके। मैं बोल सकता हूँ कि 50 गुना 2 यानी कि 30, 2 और 10 यानी कि 20 से कट जाएगा, 20 बार में नहीं, x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। 10 आदमी अगर कम भी हो जाते हैं, लेकिन अगर घंटा 10 घंटे से बढ़ के 15 घंटा हो जाता है तो 50 दिन में वो काम पूरा हो पाएगा, नहीं 50 पेड़ को ही काट पाएंगे। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता जो है वो 5632 मीटर क्यूब है। इसके आधार का अभ्यास दे रखा है। बेलनाकार टैंक की गहराई आपसे पूछ रहा है। बेलनाकार टैंक की जो क्षमता होती है भाई साहब वो होता है πr²h। तो πr² की वैल्यू है कितनी? तो 5632 है। ठीक है, अगर व्यास 8 है यानी कि रेडियस कितना है? 4 मीटर। गहराई का मतलब होता है हाइट आपसे पूछ रहा है ना भाई साहब? यानी अगर मैं बोलूं पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 16, एच आपको निकालना है, कर लो मल्टीप्लाई, आंसर निकाल लो आप। कुछ खास तो है नहीं। तो आप देखेंगे 16 × 48, 8 3, ठीक है, कट रहा तो काट लेते हैं। 16 × 48, 8 3, 16 85, 16 9 32, कटता है तो काट लेते हैं। बोलिए, 22 से काट ले क्या? कटना पड़ेगा इसको। 22 से कम 22, 13 और 2 132 यानी कि 22 को कटेंगे 6 बार में। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 16 गुना 7 यानी कि 112 मीटर। ठीक है, आसान सवाल था ये। 14 पे आते हैं भाई। 14 नंबर सवाल क्या बोलता है कि एक स्टोर में 28,500 रुपए की एमआरपी वाली वस्तु छूट के बाद इतने कीमत पर उपलब्ध है। तो उस पर छूट परसेंट आपको निकालना है। बिल्कुल ठीक,
यानी मैं कह सकता हूँ कि 28,500 रुपया एमपी है। एसपी कितना है, तो 27 इंटीजर इंटीजर बोल रहा हूँ, 27,645 रुपीज। कितना अंतर है, तो आप बोलेंगे इधर हो जाएगा 300 कितना 55, 700, हाँ 355 और 500 और यानी कि 855। 855 डिस्काउंट दिया है आउट ऑफ कितना 285 डबल जीरो इंटू 100%, और ये कुछ और नहीं बल्कि डिस्काउंट का परसेंटेज है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये पूरा वैल्यू 3 बार में कटेगा, यानी कि 3% डिस्काउंट आपने दिया है। 15 नंबर पे आते हैं। सुमन जो है 40 केजी गेहूं इतना रुपया केजी के हिसाब से और 30 केजी गेहूं इतने केजी की दर से खरीदती है। अच्छा, कुल मिलाकर उसको 5% का लाभ प्राप्त करना है, तो उस मिश्रण को पर केजी की दर से बेचना चाहिए। ठीक है भाई, यानी अगर मैं बोलूं 12.5 रुपया 40 केजी, बोलिए, प्लस प्लस 14 रुपया 30 केजी, टोटल कितना केजी हो गया बताइए। प्रति केजी की बात कह रहे हैं, यानी कि 40 केजी और 30 केजी यानी कि 70 केजी। ये तुम्हारा एक्चुअल में एवरेज कॉस्ट प्राइस हुआ, बोलिए ना, ये तुम्हारा एक्चुअल में एवरेज कॉस्ट प्राइस हुआ। आपको निकालना है 5% लाभ प्राप्त करने के लिए सेलिंग प्राइस। मतलब मैं कह सकता हूँ इस पूरे वैल्यू को अगर मैं डिवाइड करूँ 100 से और आपको निकालना है 5% ज्यादा वैल्यू, तो ये तुम्हारा एक्चुअल में डायरेक्टली क्या आ गया, ये आपका डायरेक्टली मिलेगा एसपी की वैल्यू पर केजी के हिसाब से। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया आपका। आप देखेंगे 35 गुणा 2, 35 गुणा 3, ठीक है। देखेंगे 12.5 गुणा 4 यानी कि 50 और 0 यानी कि 500, प्लस 14 गुणा 3 यानी कि 42, 420। तो सीधे हम लिखते हैं 500 420 यानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 920। 920 गुणा 3 और नीचे है 2 इंटू 100, बोल सकते हैं ना, बोलिए। ठीक है, एक जीरो से काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 41, यानी कि 4 तियां 12, 123/10। कुछ मिस्टेक कर दिया क्या हमने, बोलिए बोलिए। हाँ, कुछ तो मिस्टेक हुआ है मेरे से, बोलिए क्या मिस्टेक हुआ है। कुल मिलाकर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस मिश्रण को प्रति केजी किस दर से बेचना चाहिए। 123/10, कुछ मिस्टेक हुआ है। यस, मिस्टेक तो हुआ है। यहाँ अगर हम 2 से काटेंगे तो 41 नहीं बल्कि 46 बनेगा। अच्छा, 46 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना बन जाएगा बताओ। 4 तियां 12 और 6 तियां 18 यानी कि 138/3। 3 क्यों, 138/10, यानी इसी को हम बोल सकते हैं कितना 13.80 रुपीज पर केजी। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बढ़िया सवाल, आगे बढ़ते हैं। 16 पे आते हैं। मुनाफ और सूर्य एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे उस पथ पर समान दिशा में दौड़ते हैं। उस वृत्ताकार पथ के जिस बिंदु पर एक तीसरी बार मिलते हैं ना, उसी बिंदु पर वे 43 टाइम्स मिलते हैं, 43वीं बार मिलते हैं। यदि तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल और धीमे दौड़ने लड़के की चाल की जो अनुपात होती है ना, स्पीड का जो रेशियो कितना है, n/1 है। अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा n का संभावित मान नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप अगर देखेंगे इसका लॉजिक क्या होता है, इसका लॉजिक ये होता है भाई कि अगर किसी वृत्ताकार पथ पे कोई बंदा दौड़ रहा है, दो बंदे लोग दौड़ रहे हैं ना, अच्छा, तो अगर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो उनके स्पीड का रेशियो, जैसे मान लिया कुछ भी स्पीड का रेशियो हो, मुझे नहीं मालूम पहले से, जैसे हम थोड़ी देर बाद मान के चलते कि इसका स्पीड का कितना है, 15 मीटर पर सेकंड स्पीड का स्पीड है इसका। मान लिया इसको हमने बी मान लिया,
इसको हम ए मान लेते हैं। इसका स्पीड हम मान लेते हैं कितना, तो आप बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम ए और बी का हम स्पीड रेशियो निकालेंगे, तो आप बोलेंगे 10/15, यानी कि 2:3। तो अगर तुमसे ये सवाल पूछे ना कि विपरीत दिशा में अगर चल रहे हैं तो वो कितनी बार बिंदु पर मिलेंगे, तो जो इस रेशियो का जो सम होगा, अगर ये विपरीत दिशा में, अगर अपोजिट दिशा में जा रहा है, तो इन दोनों का सम 3 और 2 5, 5 बार उनकी मुलाकात 5 अलग अलग बिंदुओं पर क्या करेंगे, मुलाकात करेंगे। अगर ये डायरेक्शन बिल्कुल सेम होता, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 3 और 2 यानी कि 1, एक ही बिंदु पर क्या होगा, इनकी मुलाकात होगी। ये सवाल कहता है, ये बढ़िया लॉजिक है भाई। ठीक है, तो आपसे ये कह रहा है कि जिस बिंदु पर, अब फिर से बनाते हैं, अब इस सवाल पे आते हैं, फिर से हम लोग सवाल पे हम आ रहे हैं। तो आपसे कह रहा है कि कोई एक बिंदु है ना, इसी एक बिंदु पे 31st टाइम मिलता है और 43 टाइम्स फिर इसी बिंदु पर आकर मिलता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 31 और 43 के बीच में 12 बार, यानी ये 12 बार मिलते होंगे जरूर, लेकिन वो पॉइंट ये नहीं रहा होगा, बल्कि कोई और पॉइंट रही होगी, कोई और पॉइंट रहा होगा, मान लेते हैं कोई और पॉइंट 12 बार रही होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों का सेम डिस्टेंस है, लिखा हुआ कि समान दिशा में दौड़ते हैं, यानी हमको यहाँ पे डिफरेंस करने की बात हो रही है, इसलिए हमने डिफरेंस किया ना। 43 और 31 के बीच में 12 का डिफरेंस है, मतलब हमने बोला कि 12 रही होगी। अच्छा, ऐसा भी संभव है भाई, थोड़े वक्त के लिए मैं मान के चलता हूँ कि ऐसा भी संभव है दोस्त, ऐसा भी संभव है कि जैसे अगर मान लो ये तुम्हारा सर्कल है, इस पॉइंट पे तुम्हारी मुलाकात हो रही है, तो ऐसा भी संभव है कि इस 12 का मल्टीपल यानी कि 6 ही रहा हो, 1 2 3 4 5 6, सातवां बार यहाँ ना मिलके बल्कि यहाँ मिल गए हो, यहाँ मिल गए हो, यहाँ मिल गए हो, यहाँ मिल गए हो। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 12 होगा या 12 का मल्टीपल हो सकता है, 12 होगा या 12 का मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, ओके। अब ये सवाल कह रहा है कि तेज दौड़ने वाला और धीमा दौड़ने वाला लड़के का जो चाल है वो n:1 है, n:1 है, n:1 है। अच्छा, और आपको ये मालूम चल गया है कि मीटिंग पॉइंट कितना है, तो आप बोलेंगे 12। उन दोनों के बीच जो मीटिंग पॉइंट है वो कितना है, 12 है। मतलब मैं कह सकता हूँ 12 मीटिंग पॉइंट्स, 12 मीटिंग पॉइंट्स। ठीक है, 12 मीटिंग पॉइंट्स है और n:1, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, ऑप्शन के अनुसार आपको चेक करना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चेक करना है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, हम यहाँ पे देख रहे थे कि इन दोनों का डिफरेंस किससे कट रहा है, डिफरेंस चेक कर रहे थे। यानी अगर हम 3 को रखते हैं, इनका जो डिफरेंस होगा वो इस 12 का फैक्टर होना चाहिए। समझ रहे हो बात, थोड़ा ये ट्रिकी सवाल है और थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल भी है, लेकिन यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं n की वैल्यू को 3 लेके चलूँ ना, अगर हम n की वैल्यू को 3 लेके चले तो 3:1, तो इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस ही तो डिसाइड कर रहा है कि सेम डायरेक्शन में कितने पॉइंट पे मिलेंगे। यानी, और जो सेम पॉइंट पे मिलने वाला जो बात हो रही है, उस पॉइंट पे अगर या तो मेरे पास 12 होना चाहिए, फिर 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका डिफरेंस अगर 2 है, तो 2 12 से कट रहा है, इसका मतलब 2 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। अब बात को समझ पा रहे हैं आप, 2 पॉसिबल है। अगर हम n की वैल्यू को 6 लेके चलें, तो 6:1 यानी कि इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5। 5 12 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, यानी कि 6n की वैल्यू नहीं हो सकती। और वही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा n का संभावित मान नहीं हो सकता। आप कुछ और चेक कर लो, अगर n की वैल्यू 5 लेके चले तो 5:1 यानी डिफरेंस कितना, 4। 4 बोलेंगे 12 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, 5 भी हो सकता है। अगर हम n की वैल्यू को 4 ले लें तो 4:1 यानी कि डिफरेंस कितना, 3। 3 जो है 12 का मल्टीपल है, यानी कि 4 से कट जाएगा, यानी 4 भी पॉसिबल है। द ओनली वैल्यू इज 6, जो कि n के जगह पे नहीं आ सकती। ये सवाल ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग है, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट ना लिख के बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI, इसको लिखना आसान होगा, अच्छा होगा। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, हिल गया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 17 पे आते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि गणना आधार पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 464 है। आपको मालूम है, अगर
रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा 10% हुआ, आपसे धनराशि पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 वर्ष हुआ और टाइम तुम्हारा 2 वर्ष है, तो अगर तुम सिंपल एसआई की बात करोगे, सिंपल इंटरेस्ट, तो 10% हर साल लगेगा, यानी कि 20% क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे तो 10% प्लस 10% यानी कि 20%, और 10% ब्याज का ब्याज लगाना पड़ेगा। तो 10% का 10% और यानी कि 21% तुम्हारा एक्चुअल में क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों का अंतर कितना है, 1%। और इसी 1% का जो वैल्यू है वो तुम्हारा दे रखा है 464 के बराबर। अब जो तुम्हारा निवेश की जो राशि होती है वो 100% होती है, तो 100% निकालने के लिए इस 464 में 2 जीरो लगा दो। ये तुम्हारे सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। 18 पे आते हैं भाइयों। 3 महीने में जो बच्चे का भार है इतना केजी से बढ़ के इतना केजी हो जाए, मतलब कितने का वृद्धि हुआ, 2.8 का वृद्धि हो गया आउट ऑफ 3.2 इंटू 100%। वही आपसे पूछ रहा है परसेंट इंक्रीमेंट, परसेंट वृद्धि कितना हुआ। ये कट जाएगा 7 बार में, ये कट जाएगा 8 बार में, यानी कि 4 दूना 8 ही 25, यानी कि 175/2, यानी कि 87.5% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। आसान सवाल। 19 पे आते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल क्या बोलता है कि शशि जो है पुराना रेफ्रिजरेटर जो है 12,000 में खरीदता है और इसकी मरम्मत पे 1,000 रुपया खर्च किया, यानी कि 13,000 में आप कह सकते हो खरीदा और 15 में सेल किया। लाभ निकालना है, मतलब 2/13 का वैल्यू निकाल दो इंटू 100%, यानी कि 200/13। एक एकम 13 एकम 13 बनेगा 7 जीरो, 13×5 = 65। कुछ मिस्टेक किया हमने, कुछ मिस्टेक किया हमने, बिल्कुल भी नहीं। 15, फिर आप देखेंगे 65, यानी कि 5 बचेगा ऊपर और 13 बचेगा नीचे। 15 इंटीजर 5/13% क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं लास्ट सवाल की तरफ। आ गए हम लोग। क्या बोलता है भाई, 9 संख्याओं का जो एवरेज है वो 15 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 13 है, तो अंतिम 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो 17 है। तो पांचवी संख्या क्या होगी। बिल्कुल ठीक है, हम बोल सकते हैं कि अगर 9 संख्याओं का एवरेज 15 है तो 9 संख्याओं का सम कितना होगा, 15 गुणा 9 यानी कि 135। 10वां संख्या को हम x मान लेते हैं, यानी ये जो वैल्यू है ना, ये टोटल ऑफ 10 डिजिट्स, टोटल ऑफ 10 नंबर्स, जो भी आप कह लीजिए। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे 5 का जो एवरेज है, अच्छा हमसे मिस्टेक हो रखा है, यहाँ पे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे नहीं करना पड़ेगा। बढ़िया सवाल है ये, ठीक है, समझ गया मैं। आप देखेंगे यहाँ पे 9 संख्याओं का एवरेज आएगा 15 है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सबका समेशन कितना हो जाएगा, 135। पहले 5 संख्याओं का एवरेज कितना, 13, यानी कि 13×5 = 65। अंतिम 5 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा, 17, यानी कि 17×5 = 85। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे ना, तो इसमें जो 5वीं संख्या है ना वो 2 बार रिपीट हो गई है, तो उसको अगर हम माइनस कर देंगे ना x, तो वो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, निकल जाए। जैसे हम क्या बोले, अगर मान लिया हमने कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपसे कह रहा 9 संख्याएं हैं और पहली 5 संख्याओं का एवरेज, यानी कि 1 से लेके 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, 13, और अंतिम 5 संख्या फिर आप देखेंगे 5 फिर से रिपीट हो गया 5 संख्याओं में, जो कि 17 आ गया। यानी 5 को हमने 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए हमने एक बार क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जिससे कि हमारा वैल्यू निकल पाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा है, 5वीं संख्या, तो जो पूछ रहा है वो ऑटोमेटिक आपसे निकल जाएगा। तो आप देखेंगे 135 इज इक्वल टू 8 6 14 और 5 5 10, यानी कि 150 माइनस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। वो 5वीं संख्या कितनी है, 15 के बराबर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सेट नंबर जो भी है हम लोगों ने इसको भी खत्म कर दिया। सो आई होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल टू यू गाइज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज।